नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा और मनोविज्ञान अब दोनों एक दूसरे के साथ इतने घुले मिले हैं कि अगर आप अपने शिक्षा के तरीके को, बच्चों को पढ़ाने के तरीके को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको मनोविज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान तो होना ही चाहिए। और अगर आप एक बीएड एमएड करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में जाना ही चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझें। इसीलिए एमए एजुकेशन में और बाकी जितने भी हमारे एजुकेशन से संबंधित लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, उनमें शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को जोड़ा ही जाता है। अब तक हमने ये सीखा कि लर्निंग अगर हमें करनी है अधिगम, तो उसमें कौन कौन से कारक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। आज हम ये समझने वाले हैं शिक्षक यानी टीचर से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचर से संबंधित हैं और लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं। टीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बच्चे का इंटरेक्शन टीचर से होता है, बच्चा प्रभावित भी टीचर से होता है, बच्चा डरता भी टीचर से है, बच्चा टीचर की वजह से ही किसी लेक्चर को पसंद या नापसंद करता है। तो टीचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, हमेशा से करती आई हैं और आगे भी। कभी आप किसी भी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे या आगे जो इतिहास बनेगा उसमें टीचर की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका हमेशा से ही रहेगी। अब तक के जो क्लासेस होते थे वो होते भी टीचर सेंट्रिक थे, यानी टीचर ही सब कुछ है। लेकिन अब जब मनोविज्ञान को पढ़ा जाने लगा तब अब जो सिलेबस बनते हैं वो बच्चों को केंद्रित करके बनाते हैं हम लोग। आपने सुना होगा पहले लोग कहते थे खेलोगे कि कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वो इसलिए क्योंकि एक मेंटालिटी सेट हो गई थी, ठीक है ना। माना कि टीचर हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, लेकिन टीचर क्या सोचती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बच्चा और बच्चे का करियर, ठीक है। तो अब हम एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, कोर्स है, सिलेबस है, वो सारा का सारा बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि वो किस मनोवैज्ञानिक स्तर से उस चीज़ को समझेगा, ग्रेस्प कर पाएगा। अब उसमें ये जो आज का लेक्चर है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले आ जाता है पाठ्यक्रम। इन कारकों को समझने से पहले ये समझिए कि एक हमारे बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं डेनिस ने कहा था कि अगर आप बच्चे के मनोविज्ञान को समझेंगे तो बच्चे के मनोविज्ञान को समझने के बाद आप किस तरीके से उसको डील करना है, कैसे वो समझता है, क्या उसका अप्रोच है, क्या उसके भय हैं, उन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक से बालक की क्षमता, उसके व्यक्तित्व, उसके भेद, उसके ज्ञान, उसके विकास, उसकी मैच्योरिटी लेवल, आप सब कुछ समझ सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ समझ सकते हैं तो आपको ये पता है कि कौन सा सिलेबस किस लेवल के स्टूडेंट के लिए बनाया जाना चाहिए। अगर आपका सिलेबस बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी काम करने में। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सिलेबस इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा सामाजिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, नैतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर भी, इन चारों तरीके से डेवलप हो जाए। सोशली डेवलप हो, इमोशनली डेवलप हो, स्पिरिचुअली डेवलप हो और मॉरली डेवलप हो। अगर ये चारों कारक, अगर ये चारों की चारों खूबियाँ बच्चे के अंदर आएंगी, सोशल होगा तो उसे कभी किसी से भय नहीं होगा, वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है क्योंकि वो लोगों को भी समझेगा, उसके क्या कर्तव्य हैं वो समझेगा। आध्यात्म से यदि व्यक्ति जुड़ जाता है तो डेफिनेटली वो, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खुल जाता है, विस्तार मिल जाता है, पेशेंस आ जाता है उसके अंदर, चीज़ों को वो समझता है, एकदम रिएक्ट नहीं करता, हाइपर नहीं हो जाता, डिप्रेशन में भी नहीं जाता। मैंने नहीं देखा कि कोई व्यक्ति जो आध्यात्म से असल मायनों में जुड़ा हुआ है वो डिप्रेशन का शिकार हो। मॉरली वो एक बहुत ही सुदृढ़ व्यक्ति बन जाता है, उसे पता है कि वो किस तरीके से नैतिकता को निभाना चाहिए, ठीक है ना। और भावनात्मक तौर पर भी व्यक्ति का अगर एक अच्छी तरीके से अपब्रिंगिंग कर दी जाए, उसकी भावनाओं को सुदृढ़ कर दिया जाए, मजबूत बना दिया जाए, तो व्यक्ति कभी भी डगमगाएगा नहीं। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए कि जब कोई छोटा बच्चा गिर जाता है ना, तो अब तक हम क्या देख रहे हैं, और अभी तक भी ये प्रैक्टिस हो रहा है कि आप जिस चीज़ से वो टकराया, मान के चलिए बच्चा बोर्ड से टकरा गया और रोने लग गया, तो हम क्या करेंगे, बोर्ड को 2-3 थप्पड़ मारेंगे कि देखो 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 हमने इसे मार दिया, तुम चुप हो जाओ। ये प्रैक्टिस अगर अभी भी घरों में चल रही है तो प्लीज़ इसको बंद कीजिए। आप बच्चे को ये सिखाइए कि बेटा तुम्हें तो चोट लगी है, इसको भी चोट लगी होगी। माना कि ये एक निर्जीव है, लेकिन अभी बच्चा तो नहीं समझ रहा ना कि ये निर्जीव है कि जीव है,
ये बोर्ड है या कोई ऐसा है जिसको चोट नहीं लगेगी। अल्टीमेटली हम ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इमोशंस का तो बहुत बड़ा विस्तार है, इमोशन अपने आप में एक पूरा चैप्टर, पूरी किताब है, पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ। तो अगर हम बच्चों को शुरुआत से ही इस तरीके की अपब्रिंगिंग देंगे कि बेटा तुम्हें चोट लगी है तो इसको भी चोट लगनी चाहिए, तो फिर बच्चे के दिमाग में यही रहता है कि मुझे चोट लगी है तो चोट पहुंचाने वाले को भी चोट लगनी चाहिए। इसका मतलब हम बहुत छोटे स्तर से, अभी बच्चा स्कूल भी नहीं गया है, बहुत छोटे स्तर से जब उसने चलना ही सीखा है तब से हम उसको ये सिखा सकते हैं कि अगर तुम किसी से टकराए हो तो तुमको चोट लगी है, इट्स ओके, उसको भी चोट लगी है। और ये बातें हम बच्चों से शब्दों में तो कह नहीं सकते, लेकिन हम अपने एक्शन से बच्चों को बहुत कुछ समझाते हैं। तो वो टॉडलर्स जो स्कूल में आते हैं, बहुत छोटे छोटे 2.5 3 साल के बच्चे प्री स्कूल्स में जाते हैं, तो उन बच्चों को ख़ास तौर से इस तरीके से डील करना चाहिए कि बच्चा तभी से चीज़ों को कनेक्ट करे, एक्शन से कनेक्ट करे। आपके बिहेवियर से बच्चा बहुत कुछ कनेक्ट करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, अगर आप हर वक्त फ़ोन लेकर बात करते रहते हैं तो बच्चा ऐसे इमिटेट करता है, ठीक है ना। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो कि उसमें ये सारे के सारे चारों आयाम खास तौर से पूरी तरीके से फुलफिल्ड हो, और पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है, अब बच्चे को बहुत कठिनाई आ रही है, वो कर ही नहीं पा रहा, सिलेबस हो ही नहीं पा रहा उससे। तो इस तरीके की जो बेमतलब की चीज़ें हम एज के ऊपर के लेवल से बच्चों को डील, सामान्य तौर पे सब बच्चों का लगभग एक ही स्तर होता है सीखने का, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे, एक्सट्रीमली शार्प, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मली तो हमारा सीखने का एक ही तरीका होता है। हम एक ही लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, एक एज में हम एक ही लेवल की चीज़ों को समझ सकते हैं, तो उसी हिसाब से हमें हमारा सिलेबस बनाना चाहिए, ठीक है ना। फिर शिक्षक के गुण, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये तो आप ये समझिए कि सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कि हम एज अ टीचर हम क्या दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो डिपेंड करेगा कि हम खुद कैसे हैं। खुद कैसे हैं इसका मतलब इस लेक्चर से अलग हट के भी कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर लेक्चर पर ही केंद्रित रखें तो सहानुभूति, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सिंपैथी रखें। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं स्कूल में जहाँ पर एक स्टूडेंट अत्यधिक शैतान है, सारे टीचर्स को डिस्टर्ब करता है, लेकिन एक टीचर ऐसी होगी जिसको वो रिस्पेक्ट भी करेगा, उनके क्लास में डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, उनके सब्जेक्ट्स में भी अच्छा करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे के लिए एक टीचर का व्यवहार थोड़ा सहानुभूति का है, वो सिंपैथी रखती है, वो समझती है, उसने इतना समय निकाला कि वो उस बच्चे से बात करे कि हुआ क्या है। ऐसा होता है, आप लोग भी ऐसा करते ही होंगे। सहानुभूति, सहयोग, कोऑपरेट करने की कोशिश करें। अब वो ज़माने गए जब आप ये सोचें कि नहीं आप टीचर हैं, जैसे ही आप क्लास में आएंगे बच्चा एकदम खड़ा हो जाए हाथ पीछे करके और एकदम गर्दन झुका ले और यस मैम, सॉरी मैम, नो मैम के अलावा कुछ कहे नहीं। अब हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्लासरूम स्टूडेंट सेंट्रिक है और हमें हर वो चीज़ जो बच्चे को एजुकेशन पाने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, समाज में जाने के लिए उसको तैयार करती है वो हम करें। तो कई बार छोटे छोटे सहयोग से भी वंचित अगर बच्चा हो जाता है तभी भी उसकी पढ़ाई लिखाई हैम्पर होती है। विषय ज्ञान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमें अपने सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है और बच्चा एक सवाल आपसे कर रहा है और उसकी रुचि है, वो बहुत इंटरेस्टेड होकर आपसे सवाल पूछ रहा है, पर आप उसका जवाब उस समय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हमें अपना विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि हम जिस विषय के लिए चयनित किए गए हैं, जो विषय में हमें अपने बच्चों को सुप्रीम नॉलेज देनी है, वो नॉलेज हमारे पास है भी या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षण एक कला है। टीचिंग ना एक ऐसा नहीं कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो टीचिंग ही कर लें, ठीक। ये एक कला है। अगर आपको कुछ नहीं मिला और आप फिर टीचर बने हैं तो ये कला आप अपने अंदर लेकर आइए। एक टीचर वो व्यक्ति है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे किसी की नहीं सुनेंगे तो टीचर की सुनेंगे। आगे जाके कभी फेल होंगे, सक्सेस होंगे, अपने टीचर का नाम ज़रूर लेंगे। पेरेंट्स का तो सभी नाम लेते हैं, पेरेंट्स तो है ही, चलिए वो तो जन्मदाता ही है, लेकिन उनसे अलग हटके अगर कोई समाज में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और करना चाहिए भी तो वो टीचर होता है। तो टीचर को ये कला आनी चाहिए कि हमें अपने बच्चे को किस तरीके से डील करना है। क्या वो तरीके होते हैं जिससे हम एक ना पढ़ने वाले बच्चे को भी पढ़ाई की ओर लेकर आएं, और अगर बच्चे की रुचि है ही नहीं पढ़ाई में तब भी ये हमारा काम है कि भाई इसको ये दर्जा तो
पास करना ही है ना, ये क्लास तो पास करनी है ना। तो हमारे अंदर वो कला होनी चाहिए कि एक्टिविटीज़ के ज़रिए, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, स्किट्स के ज़रिए, दुनिया भर की एक्टिविटीज़ हैं उनके ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए हम कैसे बच्चे को लेकर आएँ, पढ़ाई तक लेकर आएँ और पढ़ाएँ उसको, ठीक है ना। तो हम कई चीज़ों का समावेश कर सकते हैं अपने शिक्षा के तरीक़ों में, और उन तरीक़ों से हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा वो पढ़े। फिर व्यवहार, हमारा व्यवहार बहुत ही सौम्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आप और जो मेरे हम उम्र हैं वो इस बात को समझेंगे कि हमारे टाइम में और आज के टाइम में भी कुछ टीचर्स होते ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पता नहीं क्यों स्ट्रिक्ट होते हैं। वैसे भले ही वो बहुत अच्छे हों, नेचर में बहुत अच्छे हों, बच्चा अलग से जाके बात करे तो वो बहुत ही बढ़िया होंगे, लेकिन क्लास में जाके एक अलग ही उनका स्ट्रिक्टनेस होता है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी स्ट्रिक्ट टीचर हैं वो अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं, नहीं, आपके जाने के बाद बच्चा फिर वैसे ही बिहेव करेगा जैसे उसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसलिए टीचर को अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि जब आप क्लासरूम में हैं तो बच्चा बिल्कुल अटेंटिव होकर आपको सुने, और जब आप एकदम बच्चे को रिलैक्स कर दें, अपना लेक्चर दे चुके हैं, तो बच्चा आपसे बहुत ही खुशी से हर सवाल पूछ सके जिसमें उसको डाउट है, या आपसे अपने मन की बात कह सके, अगर कोई उलझन है तो वो कह सके। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दीजिए। राइट, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम एज अ टीचर एक पर्सन नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, हम इतने सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बनाने वाला एकमात्र स्रोत हैं जिससे बच्चा प्रेरित हो सकता है, हताश हो सकता है, निराश हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है, उसको गाइडेंस हमसे मिल सकता है। ठीक है ना, इसलिए हमें अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आने होंगे। एक लेक्चर में मैंने बताया भी था कि हम टीचर्स जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं उनमें मेजॉरिटी लोग इस दुनिया की तड़क भड़क, फैशन और शो ऑफ से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्टूडेंट हमें देख के बहुत कुछ सीख रहा है, उसको हमें ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे चलना, खाना पीना, बोलना, वो सब चीज़ें हमारे अंदर से सीख रहा है, अपने समाज से सीख रहा है, अपने परिवेश से सीख रहा है, अपने परिवार से सीख रहा है, लेकिन अपने टीचर से भी सीख रहा है। इसलिए ज़्यादातर टीचर्स एक सामान्य ज़िंदगी जीते हैं, एक सौम्य तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं और उसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। उनका उद्देश्य ही होता है कि बच्चों को एक बेहतर, जो असल ज़िंदगी जीने का तरीका है वो सिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय सारणी, देखिए समय सारणी कल के टॉपिक में भी आया था, लर्निंग आउटकम में अधिगम को कैसे हम रोचक बनाएं, उसमें भी समय सारणी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। समय सारणी यानी टाइम टेबल, टाइम टेबल में सब कुछ होना चाहिए, खेलना कूदना, एक्टिविटीज़ करना, लेबोरेटरीज जाना, छोटी छोटी मूवीज़ देखना, ठीक है ना, किसी किसी डिग्नेटरीज से कभी उनका इंट्रोडक्शन कराना, ये सारे एक्टिविटीज़ के हिस्से हैं। अब स्कूल्स में एक्टिविटी डेज भी मनाए जाते हैं जिनमें एक्टिविटीज़ होती हैं, और कोशिश करें कि बच्चा पार्टिसिपेट करे उन एक्टिविटीज़ में, कुछ भी करे लेकिन करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो हमें अपना जो टाइम टेबल है वो इस तरीके से बनाना चाहिए कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो लगातार पढ़ने से मोनोटोनस हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स को दूर रखें। ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी एक ही पोर्शन में ना करा दें, डे के फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में। इस तरीके से टाइम टेबल का डिस्ट्रीब्यूशन रखें जिससे बच्चा थकान महसूस ना करे, उसको थोड़ा थोड़ा बीच में विश्राम भी मिले, और मौसम का भी ध्यान रखते हुए हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। रादर जो हम एकेडमिक प्लान बनाते हैं ना पूरे साल का, अब आप मान के चलिए कि आपने जून जुलाई के महीने में स्पोर्ट्स डे मनाने का फैसला कर लिया, तो ये तो फैसला ठीक है ही नहीं। इतनी गर्मी होती है, ख़ासतौर से उत्तर भारत में इतनी गर्मी होती है, बच्चा कैसे उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। और आजकल के बच्चे तो हो भी इतने कमज़ोर गए हैं, असेंबली में खड़े होकर ही उनको चक्कर आने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का हमें टाइम टेबल बनाना है कि बच्चे की रुचि बनी रहे, बच्चे का व्यक्तित्व निखर के आए। व्यक्तित्व निखर के कैसे आएगा टाइम टेबल से? अरे आपने रखा है ना एक आर्ट एजुकेशन का प्रॉपर पीरियड जिसमें सिर्फ आप ड्राइंग या आर्ट नहीं करा रहे, आप म्यूजिक भी करा रहे हैं, आप ड्रामा भी करा रहे हैं, आप नुक्कड़ नाटक भी करा रहे हैं, आप प्रेजेंटेशंस करने का भी मौका दे रहे हैं बच्चे को। तो इस तरीके से जब आप अपने आपके ना केवल क्लास का टाइम टेबल, टीचर इंडिविजुअली भी अपने टाइम टेबल को इस तरीके से फ्रेम कर सकती हैं कि ठीक है मेरा हफ्ते में 3 दिन पीरियड होता है, मैं 2 दिन आपको लेक्चर दूंगी, तीसरे दिन हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, क्वेश्चनएयर भी हो सकता है, क्विज भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन भी हो सकता है,
प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बाहर जाके एक्टिविटी करा लीजिए, किसी बाहर से किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुला लीजिए और बच्चों से उनका इंटरेक्शन कराइए। तो बहुत कुछ आप अपने समय सारणी में जो स्कूल का जो क्लास का डॉटेड समय सारणी है उससे अलग हटके भी आप कुछ इंट्रोडक्शंस उसमें कर सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सहगामी का क्या मतलब होता है? साथ चलने वाली। तो पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली कुछ क्रियाएं बच्चों को ज़रूर कराइए। डिबेट कराइए, ऐसे कराइए, एक्सटेम्परी कराइए। वो होता है ना कि अनायास ही आपको किसी टॉपिक पे बोलना है, एक्सटेम्परी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। निबंध लेखन, कहानी प्रतियोगिता, अंताक्षरी, नुक्कड़ नाटक, भ्रमण, उसको टूर नहीं बोलते, एक्सकर्जन्स बोलते हैं ना। एजुकेशनल पर्पज से जो टूर लेकर जाते हैं उसको एक्सकर्जन कहते हैं ना। एक्सकर्जन्स लेके जाइए, खेल कूद कराइए, अभिनय कराइए, नाटक कराइए, संगीत कराइए, अंताक्षरी कराइए, खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। हैव अ गुड टाइम विद द चिल्ड्रेन। नॉट ओनली कि बच्चे सिर्फ आपको देखें कि अच्छा हमारे टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, अब हमारा दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब वो समाज नहीं रहा जहाँ पर आपको ये कहा जाए कि नहीं तुम टीचर हो तो बच्चों के साथ बच्चे कैसे बन रहे हो। आप अपने क्लास में स्वतंत्र हैं, आप बच्चों के साथ जैसे बच्चे को साइकोलॉजिकली मोल्ड करना चाहते हैं, पढ़ाई के प्रति, खेल के प्रति, एक सम्मानजनक व्यक्ति बने, व्यक्तित्व बने, उसके प्रति जो कुछ आप कर सकते हैं बच्चे के लिए आप कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। इतनी सारी क्रियाएं, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो आप कराते ही रहते हैं। अब तो वीकली भी हम एक्टिविटीज़ कराते ही हैं, ठीक है ना। विषय ज्ञान, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा पूरा कौशल होना चाहिए। कहीं भी कोई भी वहाँ पर ऐसी दरार नहीं होनी चाहिए कि अरे ये छूट गया। और मान के चलिए, मैं सारे टीचर्स को रिक्वेस्ट करूँगी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने हमसे कुछ पूछा और उस समय हम उसका जवाब नहीं दे पाए, तो इट्स ओके, कह दीजिए बच्चों से कि मैं कल इसका जवाब आपको पढ़ कर दूंगी। टालिए मत। जितना हम ऑनेस्ट होंगे उतना हमारा स्टूडेंट हमसे ऑनेस्ट होना सीखेगा। आज जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं तो हम हमारे टीचर और प्रिंसिपल के बिहेवियर को अब समझ पाते हैं। अच्छा, ऐसा इसलिए हमारी प्रिंसिपल बोलती थी, हमारे टीचर इसलिए ऐसा बोलते थे, तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। ज्ञान और पढ़ाई और ये एक सागर है, ज़रूरी नहीं ना हमने हर जगह पे डुबकी लगाई हो। कुछ छूट भी जाता है तो उसको अगले दिन पढ़ के बता दीजिए। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा, इसके विषय में हम बात कर चुके हैं। अब स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हो गई है। हर चीज़ बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। भले ही उनका करिकुलम हो, वो सिलेबस जो आप उनको पढ़ाते हैं बच्चे की एज अप्रोप्रिएट है, वो एक्टिविटीज़ भी एज अप्रोप्रिएट डाली गई हैं। बल्कि तो उनके टूर्स कहाँ कहाँ, आप एक्सकर्शंस कहाँ लेके जाएंगे, वो भी एज के हिसाब से ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी एक टीचर, अगर मान के चलिए आपको बच्चों का एक्सकर्जन प्लान करना है, मैं तो सीरियसली सारे टीचर्स को हम्बली रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे जब वाटर पार्क्स जाते हैं तो वाटर पार्क से बेहतर है कि आप किसी गांव में विजिट करा दीजिए, ताकि बच्चा समझे कि पेड़ क्या है। हमारे यहाँ के बच्चे अब अमरूद और आम के पेड़ में अंतर नहीं कर पाते। कितने दुख की बात है। हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, हर स्कूल मनाता है एनवायरनमेंट डे, हर स्कूल हर एक दिवस मनाता है, लेकिन उसका असल मायने समझने के लिए तो हमें धरती से जुड़ना ही पड़ेगा, लोगों से जुड़ना ही पड़ेगा। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ प्लान आउट करना मुश्किल काम नहीं है। टीचर चाहे तो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिविटीज़ प्लान कर सकती हैं और प्रिंसिपल्स तो एग्री कर जाते हैं। चलिए, अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे क्लास में अलग अलग किस्म के बच्चे बैठे हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबका परिवेश अलग है, सबका परिवार अलग है, सबका समाज अलग है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार शहर में आया है, उसके पेरेंट्स अभी आए हैं गांव से पलायन करके, वो पहली बार शहर को देख रहा है, पहली बार मेट्रो सिटीज़ को देख रहा है। हम में से ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार 30, 35, 40 के बाद मेट्रो सिटीज़ और मेट्रोज़ क्या होते हैं ये सब देखे, क्या यहाँ मॉल्स होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत ही महंगा स्कूल हो तो वहाँ के सारे बच्चे टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, कैब्स को जान रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ या प्राइवेट मोबाइल्स या प्राइवेट व्हीकल्स जान रहे हैं, या उनके पास बहुत ही बेहतरीन पेन या पेंसिल होंगे। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि सारे स्कूल्स में ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाना चाहिए कि आप कोई भी पेन या पेंसिल लेकर आ जाइए। एक सिंपल उनको बता देना चाहिए कि बेटा इतने रुपए से ऊपर का पेन मत लेकर आओ, इतने रुपए से ऊपर की पेंसिल मत लेकर आओ। बोतल के नाम पे भी इतनी महंगी महंगी बोतलें ले आते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए, लेक्चर से अलग था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो स्टूडेंट है
वो अलग अलग एक अलग पर्सनैलिटी है और हमें उन सब का लेक्चर एक बार में लेना है। तो वो लेक्चर में हम हर एक बच्चे को छुएं, हर एक बच्चे को छुएं। छूने का मतलब टच नहीं करना है, मेंटली हम हर एक बच्चे को छू लें। यानी किसी भी बच्चे को ये भेद महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से नहीं आ रहा हूँ। किसी बच्चे को हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं। उन पर्सनल डिफरेंसेस के बावजूद भी, अब आप खुद सोचिए, जिस घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, बढ़िया से बढ़िया ट्यूशन्स लगाते हैं। हालांकि मैं ट्यूशन्स के भी बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट जो तथ्य है उस पर बात करते हैं। ट्यूशन टीचर आके पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बच्चा ठीक है फिर भी बेटर कर गया, या बच्चे को कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, या आप उसके पेरेंट्स को जानते हैं, तो वो बच्चा हेजिटेट नहीं करता, आपसे आके अपने सवाल पूछ लेता है। लेकिन उस बच्चे का क्या, जो अभी अभी गाँव से आया है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इधर उधर से गाइडेंस ले सके, वैसे तो ट्यूशन्स होनी ही नहीं चाहिए, गलत ही है ये सब, लेकिन फिर भी, और वो हेजिटेट भी कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि वो आपसे आके बात कर ले। तो ऐसे टाइम में हमें साइकोलॉजिकली अपने सारे बच्चे को स्टडी करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा कौन सा स्टूडेंट शाय है, कौन सा बच्चा शर्माता है, कौन खुल के बोल नहीं पाता, किस में टैलेंट है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, एक स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, इसके साथ भी आप उसको जोड़ सकते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को उसकी रुचि, उसके स्पेशल टैलेंट, उसकी अभिरुचि को डेवलप करने की कोशिश करें। रुचि और अभिरुचि में अंतर है, एप्टीट्यूड और रुचि, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में अंतर है। हम क्या करना चाहते हैं। मुझे संगीत का बहुत शौक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो संगीत मेरी रुचि हुई, लेकिन इस रुचि में मैं टाइम डिवोट करके इसको सीख रही हूँ। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, जितना मुझसे मुनासिब हो सकता है हफ्ते में या दिन में, मैं डेडिकेटेडली इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसमें आगे कुछ करना चाहती हूँ, तो वो अभिरुचि हो गई। तो किस बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में अभिरुचि है, क्या वो करना चाहता है, कहाँ वो पहुँचना चाहता है, इन सब बातों को हमें ट्रेस करके, ट्रैक करके बच्चे को वो दिशा देनी होती है जहाँ पर बच्चा जाना चाहता है। ठीक है ना। चलिए, अब मनोविज्ञान का ज्ञान, हाँ ये तो इम्पॉर्टेंट है। हम सारे टीचर्स को इस बात का पता होना चाहिए कि जब हम क्लास में आ रहे हैं तो हम इंडिविजुअल से बात नहीं कर रहे हैं, हम उतने साइकोलॉजिकल माइंड से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हमारी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि उनकी साइकोलॉजी को हम समझें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं क्रो और क्रो, इन्होंने कहा, क्रो एंड क्रो, इन्होंने कहा व्यक्ति तथा समाज के कल्याण में रुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिक, अध्यापक तथा प्रौढ़ व्यक्ति बालक के विकास को महत्व देने लगते हैं। वो व्यक्ति, वो टीचर, वो मैच्योर व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को समझा है, वो हर एक समाज के उस बच्चे को समझता है जो कुछ करना चाहता है। अब यहाँ बच्चा हम शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम टीचर और स्टूडेंट्स के इंट्रैक्शन की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है। हम पर्टिकुलरली स्कूल के स्टूडेंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यही साइकोलॉजी लेकर चलेंगे तो आगे भी उसको यही सेम चीज़ मिलेगी, हमारे जैसे ही टीचर्स उसको मिलेंगे। तो अगर आप ये समझिए कि विकास के कल्याण में अगर आपकी रुचि है, आप सच में टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए आए हैं कि आपको कुछ करना है। टीचिंग एक काम है जिसके लिए हमें सैलरी मिल रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें समाज के कल्याण के लिए कुछ करना है। अगर इस मंशा से टीचिंग प्रोफेशन चूज़ किया है, इस मंशा से बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो फिर भैया आपको साइकोलॉजी समझने की तो आदत डाल लेनी चाहिए। और साइकोलॉजी समझने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को बिठाइए और उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दीजिए, नहीं। आप नॉर्मली ऑब्जर्वेशन से भी और कभी कभी बातचीत करने से भी, साइकोलॉजी से भी, ऑब्जर्वेशंस तो आपको मैंने बता ही दिया, इन सब चीज़ों से, काउंसलिंग से, उनके साथ समय बिताने से, क्लास में नोटिस करने से आप बच्चे की साइकोलॉजी समझ सकते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे द फैक्टर्स ऑफ लर्निंग बिलोंगिंग टू टीचर, ठीक है, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले ये सारे के सारे कारक हैं। आप चाहें तो क्रो एंड क्रो और डेनिस की कोट को कोट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, अगर ये आता है तो आप उसमें ये सवाल का जवाब में इन दोनों को कोट कर सकते हैं, राइट। चलिए,
तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिए, और बाकी अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं तो बिलीव कीजिए ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। क्रो एंड क्रो ने तो कहा ही, समाज का कल्याण हम कर सकते हैं। समाज का कल्याण के अलावा हम समाज को सुदृढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर पाता। इसीलिए तो हम टीचर हैं। तो चलिए मिलकर बच्चों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने स्टूडेंट्स को समझना शुरू करें। बस वही ज़रूरी है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम समाज में बैठे ग्रुप बनाएं, लोगों से बातचीत करें, इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ही समझ लें। अगर हमने हमारे स्टूडेंट्स को समझ लिया और उन सभी बच्चों को सही सही रास्ता दे दिया तो हमने कल्याण कर दिया अपने समाज का, और हमने बना दिया एक मजबूत भारत। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। एजुकेशन से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।